हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज जो 2025 में पूछे गए। इसमें हम 20 पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो ये 4 यूनिट से लिए गए हैं और 5-5 क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये आपके लिए एक मिनी मॉक टेस्ट होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे अपने एंड पे, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर वीडियो के एंड पे आपको लगे कि हाँ कुछ बात इसमें वीडियो में थी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट आइए चलते हैं, बड़े अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। यहां पे देखिए ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया। ये सारे पीवाईक्यूज 2025 के हैं। तो आइए चलते हैं। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा जो ऑप्शन है ना, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट में नहीं आता, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है, उसमें नहीं आता। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, उसके साइकिल में क्या क्या आता है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसको समझते हैं कि एक कम्युनिकेशन होती है, दो लोगों के बीच में होती है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है ना। इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है? सेंडर होगा, मैसेज होगा, फिर उसके बाद जो है इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग होने के बाद चैनल होगा या मीडियम होगा, चैनल या मीडियम, फिर उसके बाद ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर जो है फीडबैक देगा। ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो अब देखिए चैनल आपका आ गया, रिसीवर आ गया आपका, सेंडर आपका आ गया, टाइम इसमें आया, टाइम इसमें नहीं आया, तो टाइम हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हमसे पूछा गया है। इसी तरीके से एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन जो यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है, जो हमारी मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है ना, उससे रिलेटेड है और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया कि 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया कहीं पे 2 साल के लिए 8% की दर से, और ये क्या है? कंपाउंड एनुअली है। क्या है? कंपाउंड एनुअली। आपसे पूछा क्या है? अमाउंट ऑन द मेच्योरिटी, यानी 2 साल के बाद टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, यानी आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। दोनों बातें पूछी गई हैं। तो ये आपसे पूछा गया। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का, P1 + R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। ये क्या है? n नंबर ऑफ ईयर है, P क्या है? आपका प्रिंसिपल है, R क्या है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आइए इसको अपने फॉर्मूले पर रखें। हमें अमाउंट निकालना है तो P हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हमें फॉर्मूले पर रखना 1 + R की वैल्यू कितनी है? 8 है, डिवाइडेड बाई 100 की, और ये n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है 2 साल के लिए। तो ये हमारा आ जाएगा। तो अमाउंट क्या निकालेंगे? 10,000 इंटू, अब ये देखिए 100 को मल्टीप्लाइंग करेंगे 1 में तो 100 आ जाएगा, 100 में ये 8 को ऐड करेंगे तो 108 निकल के आ जाएगा। 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 10,000 है तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा आपस ये 2 बचा है आपका, तो 108 इंटू 108 कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? 11,664 आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से इस सवाल को किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि ये हमारे देखिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। स्वयं प्रभा की बात की गई, वो भी जो करेक्ट नहीं है। आपको बार बार सवाल को अच्छे से पढ़ना है। बहुत से लोग अच्छे से नहीं पढ़ते तो करेक्ट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला आंसर ऑप्शन क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय द श्री अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की बात कर रहे हैं, इन्होंने लॉन्च किया है
ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। ये लॉन्च किसके द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, ठीक है ना ये। और ये एमएचआरडी ने इसको लॉन्च किया था। ये क्या है, सेटेलाइज। और भी नॉलेज देखते हैं, हमारा तो पहला ही आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है। सेटेलाइज बेस्ड यूज फॉर टेलीकास्टिंग एंड एजुकेशनल कंटेंट थ्रू डीटीएच, डायरेक्ट टू होम जो है, ये एक सैटेलाइट के थ्रू आपके टेलीविजन पे जो है टेलीकास्ट किया जाता है, जो कंटेंट होता है एजुकेशनल कंटेंट होते हैं। ये क्या है, ये जो वेब पोर्टल है, ये क्या है, प्रभा इज अ मेंटेन्ड बाय इनफिलिपनेट। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इनफिलिपनेट के द्वारा, जो गुजरात में। इनफिलिपनेट क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो जितने भी कंटेंट होते हैं स्वयं प्रभा के, ये प्रोवाइड करते हैं किसके द्वारा, एनपीटीएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी और इग्नू के द्वारा ये जो है कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। किस पे, हमारे स्वयं प्रभा पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये हमारा चौथा सवाल है, कहा गया इन फेमस मिनट्स। इन फेमस मिनट का मतलब क्या है, कि ऐसा मिनट, मिनट्स का मतलब होता है कि एक प्रस्ताव, ठीक है ना। ऐसा प्रस्ताव जो इनफेमस था, यानी जो बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था किसी वजह से। कह रहे कि 1834 में ये आया था, ये किससे रिलेटेड है वो आपसे पूछा गया है। चार्ल्स वुड से, विलियम बैंटिक से, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले से, चार्ल्स ग्रांट से। स्टूडेंट जो हमारा ये 1834 में जो मिनट्स आया था, इन फेमस मिनट था, ये किससे रिलेटेड है, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले से रिलेटेड है। इसने क्या किया था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। और फारसी को, जो पर्शियन जो चल रही थी और जो हमारी संस्कृत चल रही थी जो भाषा, इसको जो है इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसकी बदनामी हो गई थी। भाई अब जहां पे आप लागू कर रहे हैं ऐसी चीजें, वहां की लैंग्वेज तो ध्यान देंगे, लेकिन लैंग्वेज को ही इग्नोर कर दिया गया था। इस वजह से ये बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था। ये किससे रिलेटेड है भाई, बैबिंगटन मैकॉले से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूजीसी की रिकमेंडेशन की बात की गई है। यूजीसी की रिकमेंडेशन की बात की गई किस पे, क्वालिटी पे, क्वालिटी को एश्योर किया जाए। भाई यूजीसी का काम क्या है, कि वो क्या करता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको क्रेडिट वगैरह देता है, उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता है, टीचिंग जो वहां पे है उसकी बात करता है, ये सब क्वालिटी एश्योरेंस की बात करता है। तो इसके रिकमेंडेशन में क्या क्या आता है, डिसमेंटलिंग अनवायबल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, खत्म करना। अनवायबल, तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, ठीक है ना, डायरेक्टली। फिर कहा गया कि क्रिएटिंग अ पैरेलल एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एक्रेडिटेट करने एक पैरेलल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाया जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं की गई, बिल्कुल अलग अलग बनाया गया है, पैरेलल नहीं किया गया है, एक साथ नहीं किया गया है। फिर उसमें दो हमारे पास गलत हो गए, और देखिए दो गलत हो गए, ए और बी। ए बी इसमें है, ए बी इसमें कट कर देते हैं, ए बी इसमें, ए इसमें कट कर देते हैं, हमारा ऑप्शन सी सही बन जाता है। सी डी, ये एक तरीके का क्या है, कुछ क्वेश्चन करने का तरीका है कि आपको पता हो गया दो नहीं है तो बाकी जो है वो सही हो जाएंगे, जो कि तीन ऑप्शन और दिया गया है, ठीक है ना। जैसे अडॉप्टेशन ऑफ द क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे अच्छी टीचिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए, सारी चीजें को अच्छा बनाया जाए, इंप्रूवमेंट लगातार बात की गई। सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की बात, नई नई चीजें, मॉडर्न चीजों को लेके आना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये कहा गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुटेबल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, भाई इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जितने भी जिसको भी एक्रेडिटेट करना है, क्रेडिट देना है, उनका असेसमेंट करना है, इसको इस्टेब्लिश किया गया, बिल्कुल अलग से पैरेलल नहीं किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। इसी वजह से वो गलत था, पैरेलल नहीं किया गया बल्कि एक अलग बनाया गया। जैसे एक्रेडिट नैक के लिए, जैसे नैक एक बॉडी बनाई गई, क्या है,
नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट, ये हमारे पास बनाया गया। ये इसका जो फुल फॉर्म आप लोग अपने एंड में भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। एक्रेडिट करने के लिए बनाया गया था। तो हमारा क्या है, ये सही हो जाएगा, बी सी सॉरी सी डी ई सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा इसमें कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प करेगा इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा। कौन सा इसमें है जो हमारा कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा, इसकी यहां पे बात की गई है, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या है कि सबसे पहले देखें, नॉन कंसिडरेशन ऑफ अदर्स व्यू। क्या दूसरे के व्यू को आप कंसिडरेशन नहीं करेंगे? अगर भाई कंसिडरेशन नहीं करेंगे, भाई एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, जब सेंडर रिसीवर के व्यूज को कंसिडर नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हो जाएगा? ये बात हमारी गलत है। इंटेलिजिबल इनकोडिंग, ये तो बात सही है भाई, जब तक एक जो आप इनकोडिंग कर रहे हैं अपने मैसेज की, और ऐसे इनकोडिंग करें ताकि सामने वाला आपके मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाए, ये तो सही है। क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ द मैसेज, और जो भी आपका मैसेज है उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कहा गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसीवर नीड्स, जो रिसीवर जिसके पास आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसकी क्या नीड्स हैं उसको भी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। तो ये भी आपका सही है। इग्नोरिंग करना रिसीवर्स इमोशन, भाई रिसीवर के इमोशन को आप इग्नोर करेंगे तो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन बी में है, ये हमारे पास सही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि वेल नोन, जो जाना जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है, वुड डिस्पैच इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। जो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फेमस रहा वुड डिस्पैच, ये किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आप इसको याद कर ले भाई। मैग्ना, हाँ एक बात और, ये मैग्ना कार्टा कब आया था, वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, ये बात याद रखेंगे। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। ये मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे। अब यहां पे ये सवाल एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, ऐसे सवाल, मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बहुत इजी है और हर बार ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैसिव का यहां पे मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट हियर। ये चीजें क्या है? ओपन है, यानी कोई भी यहां आके पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रिलीजन बेसिस, नो जो है कोई भी एज लिमिट इसकी नहीं है, कोई भी मतलब इसका कास्ट बेस नहीं है, यानी हर व्यक्ति यहाँ पे आए, यहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। ऑनलाइन है, इसकी खासियत क्या है कि ये सिर्फ ऑनलाइन है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इसमें अलग अलग तरीके के कोर्स कराए जाते हैं। तो ये हमारा मूक का फुल फॉर्म होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नवा क्वेश्चन हमारा है मैच ऑफ द फॉलोइंग से। हमारे इंस्टीट्यूशन दिए गए, आपको मैच करना कब ये इस्टेब्लिश किए गए थे। तो सबसे पहले हमारा है AICTE। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। याद रखेंगे कब आया था? 1945 में आया था। ये पहले का दूसरा हमारा मैच करेगा, पहले का दूसरा इसमें है और इसमें है। फिर उसके बाद क्या है? ICHR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये कब आया था? 1977 में ये आया था। दूसरे का तीसरा मैच करेगा नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारी थिंक टैंक बॉडी है जो प्लानिंग करती है, गवर्नमेंट को ये चीजें नीति वगैरह देती है, कैसे सारी चीजें चलनी है। तो ये नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था।
नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको याद रखना है, यह भी बात एग्जाम में पूछी गई है। आईसीपीआर का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। ये हमारी बॉडी कब बनाई गई थी? 1972 में बनाई गई थी। और इस क्या बन जाएगा? डी का हमारा तीसरा बन जाएगा। डी का तीसरा बनेगा तो ऑप्शन ये सही होगा। सॉरी, ये बी का जो है पहला बनेगा। बी का हमारा स्टूडेंट बी का पहला बनेगा। आईसीपीआर का ये बन जाएगा और एआईसीटी का ये बन जाएगा और आईसीएचआर का तो हमारा पहला है। नीति आयोग का ये हमारा बन जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। हमने सारी फुल फॉर्म भी बता दिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एआईसीटी का फुल फॉर्म तो अभी दिसंबर में ही पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल हमारा 10वां सवाल है। इसमें परफेक्ट, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है परफेक्ट को अगर 73 लिखा जाता है तो कॉम्पैक्ट को क्या लिखा जाएगा? अब यहां पे परफेक्ट को जल्दी कर लेते हैं। परफेक्ट कैसे लिखा? परफेक्ट को कैसे? यहां पे 73 लिखा है, यहां पे चेक कर लेते हैं। तो P का मान कितना होता है? अगर आप हर लेटर का नंबर जानते हैं तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर लेंगे। P क्या होता है? 16 होता है। और E कितना होता है? 5 होता है। और R कितना होता है? ये 18 होता है। F कितना होता है? 6 होता है। E कितना होता है? 5 होता है। और C कितना होता है? 3 होता है। और T कितना होता है? 20 होता है। अब जब इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपका 73 निकल के आ जाएगा। 73 निकल के आएगा। 16 और 5 कितना होता है? 21 होता है। 21 और 18 39, 39 और 6 45, 45 और 5 50, 50 और 3 53, 53 और 20 73। क्या ये बात क्लियर है? वैसे ही आपको कॉम्पैक्ट से निकालना है। तो सी का कितना हो जाएगा? 3, ओ का हो जाएगा 15 और एम का हो जाएगा 13 और पी का होगा 16 और ए का होगा 1, सी का होगा 3 और टी का होगा 20। जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 71 निकल के आ जाएगा। 71 ऑप्शन बी में। देखिए ये सवाल एग्जाम में पूछे गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां सवाल है भाई, इसमें क्या कहा गया? इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू एजुकेशन टू प्रमोट। भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड हर बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है? इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबको एकीकरण कर दिया गया है, मतलब मिला दिया गया है एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को, ताकि वो प्रमोट करे। किसको प्रमोट करेगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट के साथ क्या है? एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब क्या है होलिस्टिक का मतलब? यहां पे आपको एथिक्स की चीज होगी, आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा और आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात सिखाई जाएगी। इसी वजह से इसको कहा गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। लाइफ स्किल तो पार्ट इसका है, लेकिन इसका मेन एम नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? यहां पे सेकुलर एजुकेशन की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट ये मेन फोकस नहीं है, स्किल की बात की जाती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। एथिक्स, पर्सनालिटी, ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है। आई होप इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या? रेशियो से रिलेटेड है। स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग जरूर इसको देखेंगे। क्या है? 3800 रुपए हैं, डिवाइड किए गए 3 लोगों में। 3 लोग कौन कौन से हैं? ए बी सी डी हैं। उनका रेशियो ये दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है? सी के बारे में। कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। टोटल हमारे पास कितने? 3800 रुपए हैं। किसका पूछा गया है हमसे? जिसका पूछा जाएगा, सी का पूछा गया है, तो सी का रेशियो कितना? 9 है। और टोटल हम पैसा ले रहे हैं जब, तो टोटल रेशियो से डिवाइड किया जाएगा। 6 और 4 10 और 10 9
19 से डिवाइड किया जाएगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 19 दूना 38 होता है, 2 जीरो यहां पे रख देते हैं, 200 होगा। अब यहां पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1800 निकल के आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व किया जाता है। अगर बी का पूछा जाता तो ये बी को नंबर रख देते, ए का पूछा जाता तो यहां पे ए का नंबर रख देते, और यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये पे रीजनिंग से जो हमारी नंबर सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, आपको बताना 6, 18, 108 और 1296 के बाद नया जो नंबर होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा। अब हमें चेक करना होगा, पैटर्न पहचानना होगा कि किस पैटर्न पे नंबर चल रहे हैं। तो देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, नहीं 3 से नहीं भाई, हाँ 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 18 आएगा। और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपको 1296 आएगा। फिर 1296 को 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 31,104 निकल के आ जाएगा। जब 12 को मल्टीप्लाई करें, 1296 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पैटर्न कैसे हमने पहचाना भाई, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 12 से, यानी डबल किया गया है, तो हमने आखिर में 12 का डबल कर दिया, 24 आया। 24 को हमने 1296 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 31,104 मिल गया, जो ऑप्शन ए में आता है, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी किस तरीके से ये पैटर्न चला है। हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कितनी बार सवाल पूछा गया एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में भी सवाल पूछा जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसमें क्या कहा गया भाई, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। इसमें कहा गया ऑप्शन ए में कि इट प्रमोट्स मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की बात की गई, बिल्कुल ये सही है। आपने ए बी सी का नाम सुना होगा। ए बी सी क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी क्या है, आप 1 साल बीए में आपने एडमिशन लिया, 1 साल आपने बीए किया, आपने छोड़ दिया उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को छोड़ दिया, आप दूसरी जगह पहुंच गए, तो आपकी वो साल खराब नहीं होगा। आप मल्टीपल टाइम, आप मुंबई में शिफ्ट हो गए तो आप वहां पे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, आप यही क्रेडिट दिखा के, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो ये हमारे प्रमोट करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात की गई। इट प्रमोट करता है इंग्लिश एजुकेशन को, ऐसी कोई बात नहीं की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसमें कहा गया मदर टंग की बात की गई, लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा बी वाला। अगर बी वाला गलत है तो भाई ये गलत है, ये गलत है और इसमें भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रमोट करता है मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी को प्रमोट करता है, यानी आप एक साथ क्या है, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इट प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन को भी प्रमोट करता है, भाई प्राइवेट को भी प्रमोट करता है, इंकरेज करता है, प्राइवेट भी अपनी स्टडी मतलब टीचिंग वगैरह कराए। और फिलेंथ्रोपिक की बात करता है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की भी बात करता है, फ्री एजुकेशन की भी बात करता है, ये उनको भी इंकरेज करने की बात करता है, किसमें, एजुकेशन में, कि इनको भी पार्टिसिपेशन मिले। हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अब ये रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। कह रहे कि दिल्ली एक कोड है, उसको लिखा जाता है इस कोड में, मुंबई को किस कोड में लिखा जाता है, तो ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले दिल्ली को चेक कर लेते हैं, दिल्ली को इस कोड में कैसे लिखा गया, HI। देखिए दिल्ली का अगर आपको लेटर याद है, अगर आपको लेटर याद है, इसके नंबर याद है लेटर के, तो दिल्ली का कितना होता है,
डी का कितना होता है, डी का 4 होता है, लेकिन यहां पे देखिए 5 किया गया, +1 किया गया 5। ई का कितना होता है, 5 होता है, लेकिन यहां पे देखिए 6 किया गया है, +1 किया गया, 6 किया गया है। एल का कितना होता है, 12 होता है, लेकिन यहां पे देखिए 13 लिखा है, +1 किया गया है। एच का कितना कितना होता है भाई, 8 होता है नंबर, लेकिन यहां पे 9 लिखा गया है। आई का कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहां पे देखिए 10 लिखा गया है, 10 लिखा गया है। क्या आपको पैटर्न पहचान गए आप, यानी 1+ किया गया है। तो आप मुंबई में क्या करेंगे, MUMBAI। सबसे पहले क्या करेंगे, आई को लिखते हैं, आपको पता आई 9 में आता है, तो इसको 10 लिखा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में ही सिर्फ 10 लिखा गया, इसमें 19, इसमें 08, इसमें 11, तो एक ही ऑप्शन से आपने इसको कर लिया। एम का करते हैं, एम क्या है, 13 है, तो 14 लिखा जाएगा। यू कितना है, 21 होता है, इसको 22 लिखा जाएगा। एम कितना है, इसको 14 लिखा जाएगा। बी कितना है, 2 होता है, तो 3 लिखा जाएगा। ए कितना है, 1 होता है, तो इसको 2 लिखा जाएगा। तो आप इसको मैच कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में इसका सही हो जाएगा। हमारा 16वां सवाल, 16वां सवाल क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है एडोलसेंट लर्नर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। यहां पे क्या पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो भी क्या, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है एडोलसेंट लर्नर। उससे हम सवाल को अभी समझने से पहले, ऑप्शन को देखने से पहले एक चीज यहां पे समझ लेते हैं, एडोलसेंट लर्नर क्या होते हैं। ये 12 से 18 साल के बीच में जो स्टूडेंट होते हैं, इनको एडोलसेंट लर्नर कहा जाता है। आई होप अब आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इस स्टेप से गुजर चुके हैं, तो ये स्टूडेंट कैसे होते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये लर्नर कैसे होते हैं, इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही है भाई। यहां पे इमोशन जो इनका बहुत उतार चढ़ाव होता है, ये 12 से 18 साल की जो एज होती है, यहां पे बहुत ज्यादा इनका इमोशन होता है, इमोशनल उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, इसी को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, भाई ये हमारा गलत है, सेल्फ डिसिप्लिन हाई नहीं होती है, यहां पे थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, यहां पे हाई नहीं होती, ये हमारा गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर सोशल बिलोंगिंग, ये बहुत ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह की तलाश करने लगते हैं, इनको नीड्स होती है ज्यादा से ज्यादा समाज में अपने आप को पहचानवाना, अपने आप को दिखाना। कॉग्निटिव, ये हमारा सही हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहां पे क्या है, ये खुद अपनी आइडेंटिटी तलाश करने लगते हैं। कॉग्निटिव, इनका माइंड जो है सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है, उनका विकास होता है, ये भी बात सही है। तो बी हमारे पास नहीं है, बी हमारे पास गलत है, हमारे पास ए सी डी सही हो जाएगा। ए सी डी किसमें है, ऑप्शन डी में है, ये हमारे पास सही है। आई होप क्या है एडोलसेंस लर्नर आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास 17वां सवाल क्या है भाई, इसमें कहा गया लिस्ट ए और लिस्ट बी, दो लिस्ट दी गई है, पहले में टर्म दिया गया है और दूसरे में उसकी डेफिनेशन दी गई, दूसरे में उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कहा गया कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, आपको ये करना है। कोलैबोरेशन क्या होता है, उसको मैच करना है। अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, भाई क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करने की बात करेंगे, मेंटेन करने की बात करेंगे। तो ए हमारा देखिए 3 में मैच करता है। टेक्निक है एक तरीके की, क्या चीज, यूज टू मेंटेन हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसे एक क्लास है उसमें अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन रखा जाए, डिस्कशन वगैरह उसमें किए जाए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि सारे स्टूडेंट अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। पहले का हमारा तीसरा मैच करेगा, पहले का तीसरा देखिए ऑप्शन ए में ही मैच कर रहा है।
फिर भी हम और देखते हैं कोलैबोरेशन क्या होता है। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना। आपस में कुछ लोग मिल के काम करते हैं तो उसको कोलैबोरेट बोला जाता है। तो ये क्या है, एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है कि एक का दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशन बन रहा। तो ये क्या है, कोलैबोरेशन दूसरे का हमारा चौथा मैच करेगा। अफेक्टिव का मतलब, अफेक्टिव किससे रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड होता है, एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। ये क्या है, अफेक्टिव डोमेन किसमें आएगा, ऑप्शन ये A1 में आएगा, यानी सी का पहला मैच करेगा, सी का पहला मैच कर रहा है। कॉग्निटिव जो आपके रीजनिंग से रिलेटेड होता है, सोचने समझने से रिलेटेड होता है, आपके मेमोरी से रिलेटेड होता है, तो आपका डी का दूसरा मैच करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया इसको समझेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, जो 18वां सवाल है, वो क्या है भाई, टीचिंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं। जो मॉडल्स, जो लर्नर क्या होते हैं, इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। एग्जाम में बार बार सवाल देखने को मिलता है, क्या भाई, सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग होता है। जो यहाँ पे लर्नर होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड भी होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, हर चीज अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की खुद अपने ऊपर होती है। तो ये टीचिंग मॉडल में कौन सा मॉडल है, तो ये आपका एंड्रागॉजिकल मॉडल इसको बोलते हैं। अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं। ये पेडागॉजी क्या होता है, ये चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिलिप्ड क्लासरूम मॉडल्स क्या होता है, यहां पे होमवर्क आपको दे दिया जाता है, कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए घर के लिए, वीडियो वगैरह घर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल में जब क्लासरूम में आप आएंगे तब यहाँ पे डिस्कशन डिबेट वगैरह की जाएगी। इंटरैक्टिव क्लासरूम यहाँ पे बनाया जाता है और वीडियो लेक्चर वगैरह सब आपको होम में प्रोवाइड कर दिया जाता है, घर पे प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या है, इंटरनेट बेस्ड भी होता है, ये बोथ होता है, ठीक है ना। इसको फिलिप्ड क्लासरूम मॉडल कहते हैं। एग्जाम में बार बार सवाल देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, यहाँ पे जो लर्नर होते हैं ना, यहाँ पे थिंकिंग जो है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह की बात की जाती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल। तो हमारा ऑप्शन ए एंड्रागॉजिकल मॉडल होगा, जो हमारा ये बताता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होते हैं, खुद जिम्मेदारी लेते हैं सीखने की। 19वां सवाल क्या है भाई, स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव। टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाना है जो हमारे क्लासरूम में हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, यानी एक ये क्यों और कैसे करें इसकी यहाँ पे बात की जाती है। भाई यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें, यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग एड्स। भाई जब तक आप टीचिंग एड, जो टीचिंग एड का मतलब क्या है कि टीचर जब टीच करेगा वो किसकी हेल्प ले रहा है, जैसे स्मार्ट बोर्ड की हेल्प ले रहा है, ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ा रहा है, या फिर और भी जो टीचिंग एड है जो क्लास को इंटरेस्टेड बनाते हैं, बिल्कुल क्लियर बनाते हैं, अटेंशन बनाते हैं, ये क्या है, टीचिंग एड्स में आते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, भाई कम्युनिकेशन स्किल जब होगी, इफेक्टिव होगी, तो क्लासरूम भी अच्छी हो जाएगी। यानी बात करने का कैसे, अपनी टीचर जो है कैसे अपनी बात को, अपनी नॉलेज को इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करे ताकि स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से समझ जाए। ये कम्युनिकेशन स्किल होती है, कैसे अच्छे से समझाए। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एंड मेमोराइज, भाई ये हमारा गलत हो जाएगा। यहां पे स्टूडेंट से ये नहीं कहा जाता कि आपको नोट करना है, आपको रट्टा मारना है। ये हमारी क्लासरूम में जो हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है इससे। डिस्कशन इन क्लासरूम, क्लासरूम में डिस्कशन करना भी एक टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। ये भी एक स्ट्रेटजी है कैसे क्लासरूम को अच्छा बनाया जाए। यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स, मल्टीमीडिया टूल्स का यूज करके, जैसे पीपीटी का यूज कर दिया जाए और बाकी पीडीएफ का यूज किया जाए,
ये क्यों यूज करते हैं? ऑडियो का यूज किया जाए, वीडियो का यूज किया जाए, फोटो वगैरह का यूज करके ये मल्टीमीडिया टूल्स हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, हमारा सी नहीं होगा। सी किसमें है? सी किसमें है भाई? इसमें है, इसमें है, ये कैंसिल कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास है, तो ई वाला भी होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है, ये आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की गई और दो स्टेटमेंट, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, दो स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है। ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देना। तो यहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं। ये क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? यहां पे टीचिंग जो कराई जाती है ना, यहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जो आपने एक्विजिशन किया, आपने अपने माइंड में रखा है, उसमें रिलेशनशिप देखने की बात की जाती है, उसको कॉम्प्रिहेंड, उसको समझने की बात की जाती है, टू सीक जनरलाइजेशन पैटर्न देखा जाता है बीच में, एंड उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेशन की बात की जाती है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहता है। ये आपका सही हो जाएगा। हमारे 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमारी ये बात पूछी गई है दोनों। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? ये आपका हाईएस्ट लेवल है। यहां पे क्या, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहां पे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की बात की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बात की जाती है, क्रिएटिविटी थिंकिंग की बात यहां पे की जाती है। इसी वजह से ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग कहा जाता है। ये भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हमने 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।